हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीटेट के लिए वीडियो लेकर के आया हूं और ये भी सभी जितने भी प्रश्न हैं आपको 2023 के एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि इससे पहले नहीं पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए ऑल पर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप जरूर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी प्रश्न क्या है, अलग तरह के प्रश्न हैं। अब ये देखिए आपका यहाँ पर पूछ रहा है इस प्रश्न में कि जो दिया हुआ युग्म है, यहाँ पर आपको जुड़वा अभाज्य संख्या बनाना है कि इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। तो यदि आप संख्याओं के बारे में जानते हैं तो आसानी से इसे बता सकते हैं और यदि संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो है एक, वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं। केवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। जरूर इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे और ये सभी कॉन्सेप्ट आपको केवीएस के लिए और यूपी टेट के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ऐसा केवीएस और यूपी टेट भी पूछता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्याओं को हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है ना। इन्हें हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या इसमें बताना है कि कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य संख्या का है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है, दो अभाज्य संख्याओं अर्थात उस अभाज्य संख्याओं के युग्म को कहते हैं जुड़वा अभाज्य जिनके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, जिनके बीच का अंतर दो हो, जिनके बीच का अंतर दो हो। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्याएं तो हैं लेकिन इनके बीच का अंतर क्या दो है, नहीं है, चार है। तो ये क्या होंगे, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है लेकिन इनके बीच का अंतर क्या दो है, नहीं है, चार है। तो ये भी क्या होंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये भी आपको नहीं होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। लेकिन 71 और 73 इनके बीच का अंतर कितना है, दो है और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है और यदि संख्याओं के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों उसी तरह का ये आपका जुड़वा अभाज्य से ही संबंधित प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 51 से 100 तक के बीच में कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में पूछ रहा है। तो 51 से लेकर के 100 तक में आपको दो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं नंबर्स वाले वीडियो तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या होता है, दो होता है। दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर दो हो। तो पहली अभाज्य संख्या वो क्या प्राप्त होगी, 3 और 5 हो जाएगी। दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 7 हो जाएगी जिनके बीच का अंतर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद वाली आपको अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 और आपका 13 हो गई। उसके बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होगी, 17 और 19 हो गई, ठीक है ना। ये आपका 17 और आपका यहाँ पर 19 हो गया। उसके आगे वाली, उसके बाद 29 और 31 है अभाज्य संख्या, 29 और 31 है आपका यहाँ पर, और 41 है, 43 है, 41 हो जाएगा और 43 हो जाएगा। इसके बाद जो अभाज्य संख्या होगा वो आपका 59 और 61 हो जाएगा। इसके बाद वाला जो अभाज्य संख्या होगा वो आपका 71 और 73 हो जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक में जितनी अभाज्य संख्या है, ये टोटल 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक में। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 51 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 51 से लेकर के 100 तक में मात्र यही दो अभाज्य संख्याएं होती हैं और इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो यदि आप ये बात जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, दो होती हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इन अभाज्य संख्याओं के युग्म को आप याद रखेंगे और जरूर आप याद रखिएगा। यदि 1 से लेकर के 50 तक के बारे में पूछता, यदि 1 से लेकर के 50 तक के बारे में पूछता तो उस समय कितना हो जाती, 6 हो जाती। लेकिन यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक के बारे में पूछा है इसलिए वहां पर 2 होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसा प्रश्न अब इसके बाद आएगा तो आसानी से बना लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 96 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 प्राकृत संख्याएं थे। मान लीजिए वो संख्या 1 2 3 इसी तरह से बढ़ती जाएगी और यहाँ पर 10 तक हो जाएगा। मानकर चलिए कि 10 तक होगा, इसमें अलग संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 से लेकर के 10 तक गया। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इनका जो औसत है ना ये आपका 96 है। इनका जो औसत है ये आपका 96 है। आगे कह रहा है कि यदि 10वीं संख्या 150 है, अर्थात यहाँ पर जो 10वीं नंबर की जो संख्या है वो
कितनी है 150 है। ये जो 10वीं नंबर की संख्या है 150 है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है तो बाकी 9 संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको पूछ रहा है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो संख्याएं होंगी उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, जबकि 10वीं नंबर की संख्या क्या है 150 है। 10वीं नंबर की संख्या 150 है और 150 क्या कर रहा है बाहर कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है बाहर कर रहा है, और यहाँ पर सभी का औसत कितना है 96 है। यहाँ पर जो सभी का औसत है ना, औसत आपका यहाँ पर 96 है, तो जब बाहर करने के बाद उनका कितना औसत होगा यही पर आपको यहाँ से पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए ये कितना है 150 है, इसको बाहर कर दिया गया है। तो बाहर कर दिया गया है तो 150 में से क्या कीजिए 96 को घटा दीजिए। 150 में से आप क्या कीजिएगा 96 को घटा दीजिएगा। अब जब 96 को घटाइएगा तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 44 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 14 और 14 में से 9 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, अर्थात इस अंतर कितना आया 54 का। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर क्या है 96 है, तो इसके लिए तो 96 इसमें 96 घटा दिए तो इस 10 के लिए तो खत्म हो गया। लेकिन अब 54 जो संख्या बचा इनमें जो 9 संख्या है उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 54 क्या होगा उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे यदि 9 संख्याएं हैं तो इनमें औसत में क्या होता है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थात जो 54 आपको प्राप्त हुआ 9 में क्या होंगे बराबर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कितनी बार में कटेंगे 6 बार में, 9 छक्के 54, अर्थात इसमें एक एक संख्याओं पर पड़ेंगे कितना 6 अंक, एक एक संख्याओं पर कितने पड़ेंगे 6 अंक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 54 है और इसको हटा दिया गया है, इसी में से निकला है। अर्थात इन संख्याओं के औसत में से पहले क्या था, जब पहले 150 था तो 96 औसत था, लेकिन जब क्या हो गए यहाँ पर 54 क्या 150 हट जाएगा तो 54 हट जाएगा, इस 96 को छोड़ करके इसमें से 54 क्या होगा हट जाएगा। अब जब 54 हट जाएगा तो इनमें भी से क्या करना पड़ेगा, इनका औसत भी क्या होगा गिरेगा, कितना गिरेगा 6 गिरेगा। तो सभी संख्याओं में से क्या होगा 6 घटेगा। अब 6 घटेगा तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना है 96 है, 96 में से 6 घटा दीजिएगा तो अब औसत कितना रह जाएगा 90 रह जाएगा। और इसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो पुनः एक बार इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 10 संख्याएं हैं, वो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, उस संख्याएं ABCD कुछ भी हो सकती हैं, 9 और 10 तक की संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि टोटल का योग यदि हम करते हैं तो आपका 150 है, यहाँ पर नहीं टोटल नहीं, ये जो लास्ट नंबर है वो आपका 150 है, 10वीं जो नंबर है ना वो आपको यहाँ पर 150 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन 10 संख्याओं का औसत आपका 96 है, 10 संख्याओं का औसत क्या है यहाँ पर आपको 96 है, और लास्ट वाली संख्या कह रहा है कि बाहर फेंक दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो जो 9 संख्याओं का औसत अब कितना रह जाएगा इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब औसत 96 था तो जो 96 जब आपका यहाँ पर औसत था तो 150 से कितना अधिक है, 150 से आपका यह कितना अधिक है, तो आप बता सकते हैं कि यह 54 अधिक है, ठीक है ना। तो 196 तो इसका हट गया, लेकिन 54 क्या होगा इन पर बटा हुआ था, इन पर क्या हुआ था इस 150 का 96 तो 150 में था, लेकिन 54 क्या होगा इन 9 संख्याओं में बटेगा, तो ये भी क्या होंगे हट जाएंगे। जब 9 संख्याओं में बढ़ता था 10 संख्याओं में तब औसत 96 था, लेकिन अब 9 संख्याओं में क्या होगा वो घटेगा, क्योंकि यहाँ पर वो हट जा रहा है। अब हटेगा तो इनमें जो अपना दिया हुआ है वो भी क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। तो कितना दिया हुआ है ये 54 दिया हुआ है, 9 लोगों में बटेगा तो कितना मात्रा में बटेगा 6 की मात्रा में बटेगा। अब जब 6 की मात्रा में बटेगा तो वो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्योंकि 150 क्या हो रहा है बाहर हो रहा है, जब बाहर होगा तो अपना ले करके जाएगा, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको 6 को घटाना पड़ेगा। जब 6 को घटाइएगा तो जो बाद वाला औसत है आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 90, और 90 ही क्या हो जाएगा इन 9 संख्याओं का औसत हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसे आप आसानी से बना लेंगे। अब जब ऐसे आपको प्रश्न आएंगे तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा है कि एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैली हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किस रूप में जानते हैं, इसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिंदु, विमान, रेखा, रेखाखंड, पॉइंट, प्लेन, लाइन और लाइन सेगमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसी के बारे में आपको बताना है। तो रेखा क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला होता है वो क्या होता है रेखा कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे आपको रेखा हो गया, रेखा की परिभाषा आपको समझाएं। रेखाखंड के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या होता है जिनकी 2 बिंदु आपको यहाँ पर फिक्स हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये बिंदु भी फिक्स है, ये बिंदु फिक्स है, ये बढ़ नहीं रही है, ये आपको नियत है। लेकिन रेखा क्या होता है अनियत होता है, दोनों दिशाओं में अनंत तक उसका विस्तार होता रहता है। यहाँ पर बिंदु के बारे में आप जानते हैं, बिंदु क्या है अपरिभाषित
अपरिभाषित है, ये सिर्फ आपका नोटेशन है, ठीक है ना। तो बिंदु आपका अपरिभाषित है, न इसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है, लेकिन रेखा में क्या होती है, लंबाई होती है, वो अनंत तक फैला उनका रहता है, ठीक है। और रेखाखंड का भी होता है। यहाँ पर अब विमान के बारे में बात करें तो प्लेन, प्लेन किसे हम लोग कहेंगे, जो है ना आपका प्लेन, प्लेन हम लोग किसे कहेंगे, इसके बारे में आपको जानना है कि प्लेन क्या है। तो प्लेन ही ऐसी है जो चारों दिशाओं में वो क्या होता है, अनंत तक फैला होता है। तल, जैसे हम लोग जिस सतह पर रहते हैं वो भी एक तरह का तल है, क्या है, जिस सतह पर हम लोग रहते हैं वो भी एक तरह का तल है। तो यहाँ पर जो विमान होता है ना, विमान भी क्या है, एक तरह का तल है, जिसे हम लोग तल भी कहते हैं। तो तल क्या होता है, चारों दिशाओं में अनंत तक फैला होता है तल, इस तरह का आपको तल है, और ये अनंत तक फैला रहेगा, अनंत तक क्या होगा, फैला रहेगा, उसे हम लोग तल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको तल, बिंदु, रेखा और रेखाखंड के बारे में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्या, ऐसा सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला रहता है उसे क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तल कौन सा है, बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो कि आपको पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ अंश और हर से प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या कह रहा है कि आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में है, अर्थात अंश और हर के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है बात कि न्यूमरेटर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20, जो इसका अंश है ना क्या हो रहा है, 20 से बढ़ रहा है, जो इसका अंश है वो आपको 20 से बढ़ रहा है। और आगे कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 4 से, जो इसका हर है ना वो आपको 4 से घट रहा है। तो रिजल्ट इज 4/3। अब ऐसा करने पर जो इसका रिजल्ट होता है वो 4/3 होता है। तो इनमें से कौन सा नंबर है ये आपको यहाँ पर बताना है। आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये आपको संख्या है 48। 48 में से 20 को यदि घटाएंगे, 48 में से यदि 20 को, अर्थात अंश में से क्या है, 48/55 है ना, 48/55 है। अब इसमें अंश में 20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 68 हो जाएगा। और यहाँ पर हर में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको 51 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या ये इसके रूप में है, इसे काटिए, 17 से कटेगा, 17 चौके 68 और 17 तिया 51, ये किसके रूप में है, 4/3 के रूप में है। और इसी के बारे में ना पूछ रहा है कि यदि इसके अंश में क्या किया जाता है, 20 जोड़ा जाता है और हर में से 4 घटाया जाता है तो उसका रिजल्ट कितना हो जाता है, 4/3 हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, इनमें से कौन सा वो संख्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। क्या करेंगे आप, बाई ऑप्शन, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप इन्हें चेक कर सकते हैं और 2 से 5 सेकंड में इनका जवाब आप देख सकते हैं। पहला ही नंबर आपको पकड़ा गया, यहाँ पर इनमें अंश में 20 जोड़िए, हर में 4 घटाइए, 20 जोड़िएगा तो यहाँ पर 68 हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। ये कट कर क्या इतना आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं, ये आपको बात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर जो पिरामिड है ना, इसके यहाँ पर शीर्ष के बारे में बात करें कि कितने शीर्ष हैं, तो आसानी से आप बता सकते हैं। अब वो कुछ नहीं करना है, आकार, ठीक है ना, जितने भी आकार हैं, ठीक है, आकार में आपको 1 जोड़ देना है, उतने शीर्ष होंगे, उतने क्या होंगे, शीर्ष होंगे, उतने आपका शीर्ष होंगे। ये आकार क्या है, आकार के बारे में आप समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार में कितने त्रिभुजाकार में कितने आकार हैं, 3 आकार है, अर्थात 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इसमें कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, जब पिरामिड की बात आए तब, जब पिरामिड की बात आए ना तब के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आकार हो तो उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, उतने शीर्ष होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पिरामिड है, यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसे यहाँ पर मिलाया गया है, ठीक है ना, इसे आप मिला दिए यहाँ पर, तो ये पिरामिड आपका बनता है। इस तरह से क्या बनता है, ये आपका पिरामिड बनता है। तो क्या है, इसमें कितने यहाँ पर शीर्ष हैं, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 1 4 शीर्ष। तो जब भी आपको यहाँ पर पिरामिड के बारे में पूछे तो आपको यहाँ पर त्रिभुजाकार हो, 4 भुजा वाला हो या फिर वर्ग वाला पिरामिड हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, वर्ग में पूछेगा पिरामिड तो क्या करेंगे, उसमें वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जैसा पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्गाकार पिरामिड, फिर पुनः वही बात आया। तो पिरामिड के लिए क्या करना है, आकार में 1 जोड़ देना है। आकार में क्या करना है, आपको 1 जोड़ देना है। आकार कितना है, वर्गाकार है, आकार क्या है, वर्गाकार है। वर्ग में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो 4 में क्या कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, इतना ही आपका शीर्ष हो जाएगा। तो शीर्ष कितने हुए, 5 हुए। तो 5 कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसे बना लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जब भी आपको पिरामिड कहे तो उस
स्थिति में क्या करना है, जो इतना आकार हो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। 5 आकार का हो तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 शीर्ष होंगे। 8 आकार का हो तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 9 शीर्ष होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका क्वेश्चन है। वहाँ पर क्या था, पिरामिड था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रिज्म है। यहाँ पर क्या है आपका, प्रिज्म है। पंचकोणीय प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रिज्म है तो उसके लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आपको प्रिज्म के शीर्ष के बारे में पूछते उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आकार तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसमें क्या करना है, 1 जोड़ते थे ना, यहाँ पर 2 से गुणा करा देना है, इसके शीर्ष आपको पता चल जाएंगे। तो आकार कितने हैं, देखिए पंचकोणीय है तो 5 आकार वाला ना है, तो यहाँ पर 5 से 2 में क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, अर्थात शीर्ष कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि जब आपको प्रिज्म हो तो 2 से गुणा कराना है, जब उसके शीर्ष निकालने हो, और नहीं तो उसमें एक क्या करना है, आपको जोड़ना है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग पिरामिड में 1 जोड़ना है और प्रिज्म में 2 से गुणा करना है। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, आसानी से इसे बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई यहाँ पर त्रिभुज है, और इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने शीर्ष हैं। आप कैसे बनाइए, बताइएगा कितने शीर्ष होते हैं। तो सिर्फ आपको 2 से गुणा करा देना है, आसानी से ये आपको पता चल जाएगा कि कितने शीर्ष है, ठीक है ना, कितने शीर्ष हैं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कितने शीर्ष इसमें हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक प्रिज्म है, ये आपका यहाँ पर एक प्रिज्म है, और इसमें आपको शीर्ष बताने हैं कि शीर्ष कितने हैं। तो ध्यान दीजिए कितने शीर्ष हुए, 1 शीर्ष, 1 2 शीर्ष, 1 3 शीर्ष, 1 4 शीर्ष, और 1 5 शीर्ष, और एक यहाँ पर क्या होगा, 6 शीर्ष। तो इसमें कितने शीर्ष होंगे, 6 शीर्ष होंगे। लेकिन मैं आपको निकालने का तरीका बता चुका हूँ कि प्रिज्म जब कहे तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आकार में 2 से गुणा करा देना है। आकार में क्या करना है, 2 से गुणा करा देना है। तो आकार कितना है इसका, ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुजाकार है तो 3 हो गया, और यहाँ पर क्या कीजिए, 2 से गुणा, शीर्ष कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसमें भी कितने शीर्ष होते थे, 3 और 3 6। तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी आपको प्रिज्म कहे तो उस स्थिति में आपको 2 से गुणा कराना है, उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। और जब आपको पिरामिड कहे, तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको 1 जोड़ देना है, और उतने ही आपको शीर्ष प्राप्त होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न में क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न में आपको पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न आप केबीएस में पूछे जाते थे, लेकिन इसमें भी अब पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके मौसम का 20 गुना है। कहने का अर्थ यह है कि जो उनका एलसीएम है ना, वो उनका कितना है, 20 गुना है एचसीएफ के। 20 गुना है किसके, एचसीएफ के 20 गुना है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, इनका योग आपको यहां पर दे दिया गया है कि ये आपको 2520 है, ठीक है ना, ये आपका 2520 है। तो आगे इसमें करा कि तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। यहां आपको एलसीएम इतना दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ का इतना योग दिया है, तो यहां से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहां पर आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एचसीएफ निकालने का, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एचसीएफ निकालने का। इनका योग जितना है ना, इनका जितना योग है, योग में आपको हमेशा से भाग देना है। हमेशा किससे भाग देना है, जो यहाँ पर एचसीएफ गुना जितना कह रहे हैं ना उतना, ठीक है ना। तो कितना गुना कर रहा है, 20 गुना कर रहा है, और उसमें एक हमेशा आपको जोड़ देना है, वही उसका एचसीएफ का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप इसका एचसीएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। योग आपको दिया हुआ है कि 2520 है, ये आपका 2520 है, और 21 से आप यहाँ पर क्या कर दिए, भाग 21 क्या है, यहाँ जितना गुना है ना उतना गुना, और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही उसका यहाँ पर योग और बटा के उतना गुना प्लस 1 कर दीजिएगा, एचसीएफ आपका आसानी से निकल जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो 17 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 के 21 हो जाएगा। 21 के बाद 6 के 42, अर्थात 36 हो गया। पुनः यहाँ पर 3 से कटेगा, 12 3 36, अर्थात क्या आपको निकल करके आया, 120 निकल करके आया। यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो एचसीएफ है 120 है, और एलसीएम के भी बारे में आप पता कर सकते हैं। जब एलसीएम 20 गुना है एचसीएफ के, जब एलसीएम 20 गुना है एचसीएफ के, इसलिए एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 20 गुना है तो 120 से गुणा कर दिए, तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इतना इसका एलसीएम होगा। अब आपका इनका अंतर निकालना है, किसका एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 2400 हो गया, और एचसीएफ आपका कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 क्या कीजिएगा, इसमें से घटा दीजिए। जब घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर
ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 2280 आ गया था। 2280 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो 2280 आएगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही बनाएंगे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी याद रखिएगा, प्रश्न आपको पूछता है कैसे, यहाँ पर आपको दे देगा कि एलसीएम आपको दिया हुआ है या फिर एलसीएम और एचसीएफ का संबंध दे देगा, एचसीएफ आपको कुछ दे देगा और उस स्थिति में आपको पूछेगा कि बताइए कि इसका एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि एलसीएम, हमेशा आपको वैसे प्रश्नों को बनाने के लिए याद रखना है कि एलसीएम और गुना एचसीएफ, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणा के बरोबर, जो उन संख्याओं का गुणा है। अर्थात संख्या में दो संख्याएं हैं तो n1 गुणा n2 होता है, ठीक है ना। अर्थात दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ में आपस में गुणा कराइएगा और उन दो संख्याओं को भी आपस में गुणा कराइएगा तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को वैसे प्रश्नों को आप बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। और जब भी आपको ऐसे प्रश्न, इनमें रिलेशन वाले प्रश्न देंगे तो जो इस फॉर्मूला बनेंगे उस फॉर्मूला पर भी आप बना लेंगे और जो इस कॉन्सेप्ट से बनेंगे इस कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। ऐसा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को भी उसी तरह से बनाना है। इसमें कोई आपको झंझट वाली बात नहीं। यहाँ पर यदि लीटर और मिलीलीटर में दिया हो ना तो आपको डायरेक्ट उसको जोड़ देना है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 35 लीटर के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर 560 मिलीलीटर के बारे में बात कर रहा है और इसमें जोड़ना है कितना? 875 मिलीलीटर, 875 मिलीलीटर। अब इनको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, इनको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्हें जोड़िएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा, 7 6 13, 13 के लिए 1, 8 5 13, 13 1 14 और जो हासिल आएगा इसमें जुड़ जाएगा तो 35 से क्या हो जाएगा? 36। अर्थात ये क्या हो गया? 36 लीटर हो गया और यहाँ पर 435 मिलीलीटर हो गया। तो 36 लीटर 435 मिलीलीटर कौन सा ऑप्शन है? 435 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ये आपको 435 सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको सही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को यदि वो लीटर और मिलीलीटर में दिया हो ना, डायरेक्ट उसको जोड़ना है, उसका यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसी तरह से आपको बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे आपको पैटर्न बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, इससे पहले ही पूछे जाते थे और इस बार भी बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ बताना है कि इन दोनों जगहों पर कौन सी संख्याएं होंगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पैटर्न को देखिए, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? 11 है, उसके बाद 2 अधिक है, ये 13 है और यहाँ पर क्या है? 12 स्क्वायर है। आगे देखिए यहाँ पर 15 है, 17 है, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर अंतर और 16 का स्क्वायर है, 30 है, 32 है। अर्थात यहाँ पर जो संख्या है ना, यहाँ पर 2 संख्याएं कम है, 17 से पहले 2 है, यहाँ पर अर्थात 46 से पहले क्या आएगा? 44 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 32 है तो ये क्या है? 31 का स्क्वायर, ये 17 है तो ये 16 का स्क्वायर है, ये 13 है तो ये 12 का स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पर 46 है तो यहाँ पर क्या होगा? 45 का स्क्वायर होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या होगा? 44 और 45 का स्क्वायर। 44 और 45 का स्क्वायर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न भी आपको आएंगे तो आसानी से बना लेंगे। इनको आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके इनका जवाब देना है कि कैसे यहाँ पर इनको सबको बनाना है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप इन्हें बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इनमें से आप जो भी रिलेशन है पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे भी आपको आसान प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्हें जोड़िएगा तो 9 और 5 क्या हो जाएगा? 14। 14 के लिए यहाँ 4 बचा कितना? 1। अब 9 और 7 16, 16 और 1 क्या हो जाएगा? 17 बचा कितना? 1। यहाँ पर देखिए 8 और 5 13, 13 और 1 क्या हो जाएगा? 14 बचा कितना? 1 और 4 और 3 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसमें से क्या करना पड़ेगा? जो घटा देना पड़ेगा, इधर जोड़िएगा दोनों को और इधर क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। x का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। यहाँ से क्या आया? 6 आया, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप घटा चुके हैं। अब यहाँ पर कीजिएगा तो ये 9 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? आपको 6 आएगा, अर्थात 616। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 26 को 1/2 से भाग दिया जाता है। अब 26 को 1/2 से भाग देने का अर्थ क्या समझ रहे हैं? 1/2 से भाग देने का अर्थ क्या समझ रहे हैं? इसमें गुणा हो रहा है, किससे? 26 में 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है ना। और ये 52 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इसको जो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 26 में 1/2 से भाग देने का अर्थ क्या हुआ कि 26 में 2 से गुणा हो रहा है। 26 में क्या हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है। आगे इसमें कर है तथा फिर उसमें 30 जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? 30 जोड़ा जा रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि और अंत में
इसमें 35 घटाया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, 35 घटा दिया जा रहा है। तो आगे इसमें पूछ रहा है कि प्राप्त संख्या ज्ञात करेंगे, प्राप्त संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये 26 दूना क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इस 30 में से आपको यहाँ पर 35 क्या किया है, घटाया जा रहा है। तो 35 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 35 घटाइएगा तो -5 आएगा। ये ऑलरेडी 52 है, अब 52 में से 5 आप घटाइएगा तो कितना आएगा आपको यहाँ पर 47 आ जाएगा। 47 कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसी को बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर यदि हो तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर तो इतना है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 13.7 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर है, तो 13.7 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, इसमें आपको गुणा करा देना होगा 110 से। क्या करना होगा आपको, 110 से गुणा करा देना होगा, जो निकलेगा वो आपको मीटर में निकल जाएगा। तो इसमें आप गुणा कराइएगा तो 11 7 77, 11 3 33, 33 और 7 कितना होगा, 40 होगा। 50 कितना 3 और 11 का 11 3 कितना होगा, 14 होगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा लीजिए, दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लगा लीजिए। अब इसको क्या है, ये क्या है आपको मीटर में आएगा ना, लेकिन आपको ऑप्शन अभी किलोमीटर में है, तो इसमें भाग दे दीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दीजिएगा तो 1.407 आएगा। 1.407 कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 507 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहीं गुणा कराने में आपको गलत हुआ है, ठीक है ना। 11 7 77 के लिए 7, 11 3 33 और 33 7 40 हो जाएगा, और 11 का 11 4 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो होगा ये आपको 15 हो जाएगा, 1.57। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा, जो आएगा ये आपको किलोमीटर में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि इसके वजन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राम है, डेकाग्राम है, या सेंटीग्राम है, मिलीग्राम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, डेका, हेक्टो और किलोग्राम, इस तरह से आपको बढ़ता है, ठीक है ना। यही आपको यूनिट के चेंज करने का। यदि यहाँ पर ऊपर से नीचे आइएगा तो 10 से गुणा कराइएगा, और यदि नीचे से यदि आप ऊपर जानते हैं तो 10 से क्या करेंगे, आपको भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक नेकलेस का वजन आपको दिया हुआ है। कोई इस तरह का आपका नेकलेस है, ठीक है ना, इस तरह का आपका कोई नेकलेस है, और इसमें कह रहा है कि इनका जो है ना, इसमें आपको जड़े हुए हैं मोती आपको 3 1 और यहाँ पर 3 ग्राम के, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सभी क्या है, नेकलेस होता है, इसमें कुछ ना कुछ आपको जड़े होते हैं, लेकिन इसमें 3 मोतियों के बारे में कह रहा है कि इस तरह से आपको मोती जड़े हुए हैं, और इन सभी का वजन आपको बताना है कि कितना वजन होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आसानी से इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक नेकलेस का वजन यहाँ पर 7 ग्राम, और यहाँ पर जो है ना 6 डेकाग्राम है। ध्यान दीजिए यहाँ पर डेसीग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पर मिली, सेंटी, डेसीग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, डेसीग्राम है, डीजी है, ठीक है, डेसीग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनको ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपस में इनको क्या करना है, जोड़ना है। जो ग्राम में है ग्राम में जोड़िए, जो यहाँ पर डेसीग्राम में डेसीग्राम में जोड़िए, इनको जितना में जो है उनको आपको जोड़ना है। मिली वाले को मिली में जोड़ना है, सेंटी वाले को सेंटी में जोड़ना है, डेसी वाले को डेसी में जोड़ना है, ग्राम वाले को ग्राम में जोड़ना है, और आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सबको आप जोड़िएगा तो 7 क्या है, ग्राम है, और ग्राम उसके नीचे कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर डेसीग्राम है, तो डेसीग्राम को जोड़िए तो 6 3 क्या हो जाएंगे, 9 डेसीग्राम हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर सेंटीग्राम है, तो 3 1 4 सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 आपका सेंटीग्राम हो गया। आगे कह रहा है कि 8 मिलीग्राम और 3 मिलीग्राम, ठीक है ना। 8 मिलीग्राम और 3 मिलीग्राम तो कितने हो जाएंगे, 11 मिलीग्राम। तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें बात आपको समझ में आ रही है, और सभी का वजन क्या है, आपको ग्राम में है, सभी का वजन आपको यहाँ पर ग्राम में है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनको जोड़िएगा, यहाँ पर 7 ग्राम है। अब 7 ग्राम को आपको 7 ग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सभी ग्राम में ही है। यहाँ पर क्या है, डेसीग्राम है, यहाँ पर अब क्या है, डेसीग्राम है। अब जब डेसीग्राम है तो डेसीग्राम को आपको ग्राम में चेंज करना है। डेसीग्राम कहाँ है, यहाँ पर है, और इसे आपको ग्राम में चेंज करना है। जब डेसीग्राम नीचे से ऊपर जाएंगे क्या करेंगे, आप 10 से भाग करेंगे। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उस स्थिति में 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में जाना है डेसीग्राम से। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है। तो भाग दीजिएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 7 ग्राम ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेकिन इसमें भाग दीजिएगा तो 0.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। इस डेसीग्राम को ग्राम में चेंज कीजिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 4, यहाँ पर सेंटीग्राम को चेंज करना है, तो मिली, सेंटी। अब यहाँ पर जो ये आपका सेंटी है, ठीक है ना, ये आपका जो है ना
सेंटी है। अब सेंटी को आप चेंज कीजिएगा, सेंटी को किस पे चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। सेंटी को क्या करना है आपको, ग्राम में चेंज करना है ना। तो कितने आपको 2 छलांग मार के ऊपर जाना है, तो 10 से 2 बार भाग आपको देना है। तो 10 से 2 बार भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.04, ठीक है ना। ये आपको 04 ग्राम आ जाएगा, 0.04 आपको ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 मिलीग्राम है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मिलीग्राम है, तो यहाँ पर मिलीग्राम किस में आना है, यहाँ पर जो मिलीग्राम है, मिलीग्राम से आपको ग्राम में जाना है, मिलीग्राम से ग्राम में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा। अब 1000 से भाग दीजिए, क्या आएगा 0.011 आपका ग्राम हो जाएगा। और इसी को आपको जोड़ना है, जो आएगा वही इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इन्हें जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 हो गया। अब आगे देखिए 7 है, तो 7 हो गया। टोटल कितने होंगे 7.61 ग्राम। 7.61 ग्राम, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन को बदल लीजिएगा, ठीक है ना। और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 7.641 ग्राम इसका हो जाएगा। ऑप्शन इसका गलत लिखा हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्नों का आपको कन्वर्ट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि ऊपर से नीचे आना है तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। और नीचे से ऊपर जाना है तो एक एक पॉइंट स्टेप बढ़िएगा तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और एक एक स्टेप नीचे आइएगा तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया गया है। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।